हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल एकेडमी। और सिविल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और लोअर पीसीएस के लिए हम आज डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम के बारे में इस टॉपिक में हम देखेंगे। तो पूरा हमारे कितने प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, क्या होता है एस्टेरॉइड्स, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सोलर सिस्टम का टॉपिक। अगर हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की, तो आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या आपका शामिल होता है। तो इसके अंदर आपके प्लैनेट्स होते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि सन के साथ साथ हमारे पास में मरकरी है, वीनस है, मून है, सैटेलाइट है जो कि, देन उसके बाद अर्थ है, मार्स है। तो इन सब के बारे में हमें क्या करना है, इसके अंदर पढ़ना है। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले कि जो सवाल हमारे पास में आता है, जो आपसे पूछा जा सकता है, लोअर के हिसाब से हम कर रहे हैं तो क्वेश्चन वाइज चलेंगे और थोड़ा सा रैपिड हम करेंगे इसको। जिसमें अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई जो हमारा सोलर सिस्टम है, यानी कि जो हमारा सौर मंडल है, उसमें अगर हम कहें तो किसका पार्ट है, तो ये पार्ट है आपका मिल्की वे गैलेक्सी का। डायग्राम से ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से ध्यान रहता है। ये है आपका मिल्की वे गैलेक्सी। तो जो मिल्की वे गैलेक्सी है यानी कि आकाश गंगा है ना, तो इसे हम आकाश गंगा भाई इसलिए कहते थे बिकॉज ऐसा माना जाता था कि जो एंशिएंट टाइम है, पुराने समय में जो इमेजिन किया जाता था कि स्काई के अंदर एक रिवर है, किसकी, लाइट की। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बिल्कुल हमें ऐसा लगता है कि एक लाइट का रिवर जो है, लाइट की, प्रकाश की जो नदी है, वो हमें आकाश में दिखाई दे रही थी और इसीलिए हमने उसको नाम दे दिया आकाश गंगा। और उसी का हमारा पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी का ही हमारा पार्ट है कौन, सोलर सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपसे सवाल पूछा जा सकता है भाई कि इसमें जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें क्या क्या शामिल होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, प्लैनेट्स होते हैं, देन उसके बाद एस्टेरॉइड्स होते हैं, नेक्स्ट उसके बाद आपको दिखता है यहाँ पर कॉमेट, ये है आपका कॉमेट, है ना। क्षुद्र ग्रह होते हैं आपके, क्षुद्र ग्रह के साथ साथ धूमकेतु होता है, देन आपके पास उल्का पिंड होता है। ये सारी चीज़ें हमें अपने सोलर सिस्टम में देखने को मिलती हैं और इसके अंदर हम एक एक करके इन्हीं को हम डिटेल में देखेंगे। फैक्चुअल है, हमें सिर्फ याद करना है और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हमने देखा सोलर सिस्टम किसका पार्ट है, तो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है ना। गैलेक्सी क्या है, आकाशगंगा क्या होती है। तो एंशिएंट टाइम में हमें सौर मंडल, या हम कहें कि हमें स्पेस के अंदर प्रकाश दिखाई देता था और प्रकाश की नदी जैसा दिखाई देती थी, इसलिए हमने उसे नाम दे दिया आकाश गंगा। ना उसके बाद सोलर सिस्टम में क्या क्या शामिल है, तो सोलर सिस्टम में आपके हैं एस्टेरॉइड हैं, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, कॉमेट्स हैं, मीटियोर्स हैं। ये सारी चीज़ें आपकी सोलर सिस्टम के अंदर यानी कि सौर मंडल में शामिल हैं। नाउ सबसे पहले आता है सन, जिसे हम कहते हैं स्टार। उसके बाद है मून और सारे ऑब्जेक्ट्स जो शाइन कर रहे हैं रात को हमें आकाश में। ये सब जो हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं शाइन करती हुई, इन सबको हम एक साथ क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज। तो अगर आपको दे दिया जाए कि इनमें से कौन सा सेलेस्टियल बॉडी का पार्ट नहीं है, तो उसमें आपको देखना है सन है, मून है, उसके अलावा आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स रात को आपको स्काई में दिखाई दे रहे हैं, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स आपके सेलेस्टियल बॉडी का पार्ट हैं। देन उसके बाद यूनिवर्स की स्टडी, यानी कि जो आपका ब्रह्मांड है उसकी स्टडी को, उसके अध्ययन को हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। एक बात आप ये याद रखेंगे यहाँ पर। नाउ चलते हैं आगे, बहुत ही सिंपल वे में कर रहे हैं। अब जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या है, तो उसके अंदर हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। उसके अंदर क्या है, हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। और प्लैनेट्स के साथ साथ कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, तो एक के बाद एक देखेंगे। मरकरी यानी कि बुध, वीनस यानी कि शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मार्स यानी कि मंगल, उसके बाद जुपिटर यानी कि बृहस्पति, सैटर्न यानी कि शनि, यूरेनस, नेपच्यून और एक डॉर्फ प्लैनेट, बोना प्लैनेट या बोना ग्रह जिसे हम कहते हैं प्लूटो। अब ये क्या कर रहे हैं, ये सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर कैसे पाथ में लगा रहे हैं, सर्कुलर नहीं है इनका पाथ, कैसा है, अंडाकार है। तो उसे हमने क्या कहा, इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगा रहे हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। तो ऑर्बिट क्या है, सन के चारों तरफ जो ग्रह या प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं उनका पाथ कैसा है, उनका पाथ सर्कुलर नहीं है, उनका पाथ इलिप्टिकल है यानी कि अंडाकार है। उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, याद हो गया होगा ये। नाउ चलते हैं आगे।
अब आ जाता है सबसे पहले हमारा सन। नाउ सन क्या है? ये एक स्टार है, ये एक तारा है। स्टार किसे कहते हैं? तो यूनिवर्स के अंदर वो सेलेस्टियल बॉडीज जिनका अपना खुद का प्रकाश है, जिनका अपना ओन अपना लाइट है, ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज को यूनिवर्स के अंदर हम कहते हैं सन। तो क्या एक अकेला ही हमारा सन है, हमारा ही स्टार है? नहीं, और भी बहुत सारे स्टार हैं जो हमें यूनिवर्स में दिखाई देते हैं। सन इज वन ऑफ देम। सूर्य एक है, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टार्स हैं जो हमें सौरमंडल या हम कहें यूनिवर्स ब्रह्मांड में दिखाई देते हैं। ठीक, बस सन क्या होगा या स्टार क्या होगा? वो सेलेस्टियल बॉडी जिसका अपना प्रकाश है, अपना खुद का प्रकाश है, उसे हम बोलते हैं स्टार। और ऐसा ही एक स्टार है हमारा सन। ठीक है, अब जो सन है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में, यानी कि किसी भी यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं, बहुत सारे सौरमंडल हैं। जैसे कैसे कह सकते हैं हम, बहुत सारे सोलर सिस्टम में एक सेंटर में स्टार होगा और उसके चारों तरफ बहुत सारे प्लैनेट चक्कर लगा रहे होंगे। तो ऐसा कोई भी सिस्टम अगर हमें यूनिवर्स के अंदर दिखाई देता है तो हम उसे कह सकते हैं कि वो सोलर सिस्टम है। बस सेंटर में जो स्टार होगा उसी के नाम पर उसका नाम, उस सिस्टम का नाम पड़ जाएगा। तो सोलर सिस्टम की तरीके से ही यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं जिसके सेंटर में स्टार है, उसके चारों तरफ प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, इन प्लैनेट्स को जो किसी सन के अलावा, यानी सन के अलावा किसी स्टार का चक्कर लगा रहे हैं, उन प्लैनेट्स को हम क्या कहते हैं? यहीं पे नोट कर लेंगे, उन्हें कहते हैं एक्सो प्लैनेट, बाह्य प्लैनेट। तो एक्सो प्लैनेट्स क्या है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के अलावा ऐसे प्लैनेट्स जो किसी दूसरे स्टार के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं और कहाँ उपस्थित हैं? यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में उपस्थित हैं। उन प्लैनेट्स को हम क्या कहते हैं? एक्सो प्लैनेट कहते हैं, बाह्य प्लैनेट कहते हैं। ये हमारे ही प्लैनेट्स की तरह ही हैं, यानी सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की तरह ही हैं, लेकिन क्योंकि सोलर सिस्टम से बाहर है इसलिए हम इन्हें कह रहे हैं एक्सो प्लैनेट। ठीक है, चलो अब सन क्या है? सेंटर में है सोलर सिस्टम के और अल्टीमेट सोर्स है हीट का और लाइट का। और हमसे कितनी दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर अवे है अर्थ से। अब क्या सन हमेशा पृथ्वी से इतना ही दूर रहता है या कभी पास भी होता है? नहीं, कभी पास होगा, कभी दूर होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह हैं, जो प्लैनेट्स हैं, वो किस पाथ में चक्कर लगा रहे हैं? इलिप्टिकल में। अब इलिप्टिकल पाथ मतलब अंडाकार पाथ, ये हो गया सन, और इसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाला प्लैनेट का पाथ हुआ ये इलिप्टिकल। कभी सन और प्लैनेट दूर दूर होंगे और कभी सन और प्लैनेट पास पास होंगे। ठीक है, इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं आगे देखेंगे। इसे हम कहते हैं पेरीहीलियन और एपीहीलियन। पेरीहीलियन जब सन यानी कि स्टार और प्लैनेट के बीच की दूरी कम होती है उसे हम कहते हैं पेरीहीलियन, और जब स्टार और प्लैनेट के बीच की दूरी ज़्यादा होती है तब हम उसे कहते हैं एपीहीलियन। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए, नाउ लाइट किससे मिल रही है हमें? सन से। पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती है? तो 8.5 मिनट्स का। नेक्स्ट उसके बाद सन की जो एनर्जी है वो किसकी वजह से है? हाइड्रोजन और हीलियम की वजह से। कौन सी प्रोसेस हो रही है? न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं और इमेंस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, हीलियम का फॉर्मेशन करते हैं, और वही सूरज की इतनी सारी एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो सन है क्या उसकी कोई बाउंड्रीज भी हैं? सन की एक ही लेयर है या सन की बहुत सारी लेयर्स हैं? कई लेयर्स हमें सूर्य में दिखाई देती हैं या एक ही लेयर का बना हुआ है? तो सन बहुत सारी लेयर्स से बना हुआ है। जैसे द बाउंड्री बिटवीन सन्स इंटीरियर एंड द सोलर एटमॉस्फेयर, तो एक सूर्य का केंद्र है, इंटीरियर भाग है, अंदर का हिस्सा है, और एक उसके चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है। तो सन का जो केंद्र है और जो एटमॉस्फेयर है उनके बीच की एक बाउंड्री है। उनके बीच में क्या है? एक बाउंड्री है, एक सीमा है, उसको क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। ठीक है, तो फोटोस्फीयर क्या है? कोई पूछ ले भाई फोटोस्फीयर क्या है, तो इट इज अ बाउंड्री बिटवीन सन का इंटीरियर और उसके एटमॉस्फेयर के बीच की जो बाउंड्री है उसे हम कहते हैं फोटोस्फीयर।
ठीक है। इट इज़ द विजिबल सरफेस ऑफ द सन, और यही बाउंड्री हमें दिखाई दे रही है। ना तो हमें सन का अंदर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, इंटीरियर कोर दिखाई दे रहा है, और ना ही सन का एटमॉस्फेयर हमें दिखाई दे रहा है। हमें क्या दिखाई दे रही है? इन दोनों के बीच की एक बाउंड्री, ठीक है, जिसे हमने कहा है फोटोस्फीयर। कोर जो कि अंदर का हिस्सा है वो सन का सेंटर है, तो ये क्या हो गया? कोर, है ना। इट इज द हॉटेस्ट रीजन। तो कोर कैसा है सन का? बहुत गर्म क्षेत्र है, बहुत ही गर्म एरिया है। क्यों? क्योंकि यहीं पर तो हाइड्रोजन मिल करके हीलियम बना रही है, न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, ऊर्जा निकल रही है। तो जाहिर सी बात है कोर कैसा होगा? गर्म। तो सन का कोर कैसा है? गर्म है। क्यों गर्म है? बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। देन where the nuclear fusion reaction takes place to give the sun power, तो सूर्य को शक्ति कौन दे रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। कहाँ हो रही है? कोर के अंदर। कोर और एटमॉस्फेयर के बीच की बाउंड्री क्या है? फोटोस्फीयर। द आउटर लेयर ऑफ सन एटमॉस्फेयर, हमने क्या कहा? ये सन का क्या है? एटमॉस्फेयर। जैसे अर्थ का भी एटमॉस्फेयर है, बहुत सारी लेयर्स हैं उसकी, हम देखेंगे कई लेयर्स में अर्थ के एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया गया है। तो जो बाहर की लेयर है एटमॉस्फेयर की, एकदम बाहर की लेयर है किसके एटमॉस्फेयर की? सन के एटमॉस्फेयर की। जो बाहर की लेयर है किससे बनी है? हॉट गैसेस से। किससे बनी है? गर्म गैसेस से। क्या कहते हैं? कोरोना, ठीक है। तो फोटोस्फीयर क्या थी? एटमॉस्फेयर और कोर के बीच की बाउंड्री लाइन। कोरोना क्या है? एटमॉस्फेयर के सबसे बाहर की लाइन, ठीक है। कोरोना इज विजिबल ओनली ड्यूरिंग अ टोटल इक्लिप्स ऑफ द सन। कोरोना कब दिखाई देता है? जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, टोटल इक्लिप्स ऑफ सन, है ना। सूर्य ग्रहण के बारे में आपको पता होगा। सन अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है, जब चंद्रमा आ जाता है, तो पड़ता है सूर्य ग्रहण। कई तरीके का हो सकता है ना। कई तरीके का हो सकता है, पार्शियल हो सकता है, टोटल हो सकता है। पार्शियल कब होगा? जब अर्थ तक सन की जो लाइट है थोड़ी थोड़ी आती रहे, और जब अर्थ को मून पूरी तरीके से ढक लेगा और सन की बिल्कुल भी लाइट नहीं आ पाएगी, तो उसे बोलेंगे टोटल सोलर एक्लिप्स। अभी हम देखेंगे। नाउ सन हैज़ अ सरफेस टेम्परेचर। सन पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, हमें मालूम है, लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस स्लाइड से हमें क्या ध्यान रखना है? एक फोटोस्फीयर, एक कोरोना, और दूसरा हमें ध्यान रखना है कोरोना कब दिखाई देता है? जब टोटल सोलर इक्लिप्स की कंडीशन बनती है तब। देखो इस डायग्राम से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट लेयर्स ऑफ सन। सन की जो इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं वो समझ सकते हैं। जैसे देखो सबसे पहले अंदर कोर का हिस्सा, ठीक है। अंदर जो सन का कोर है उसका हिस्सा, उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर में, इंटरनल कोर में हमने देखा ये है सबसे अंदर का हिस्सा, इंटरनल कोर। उसके बाहर का जोन क्या कहलाता है? रेडिएटिव जोन। क्यों? क्योंकि कोर में क्या हो रही है? हाइड्रोजन मिलके हीलियम बन रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी कैसे रिलीज होगी? रेडिएशन के फॉर्म में। तो उस जोन को हमने क्या नाम दिया? रेडिएटिव जोन। अब उसके बाहर का जोन क्या कहलाता है? कन्वेक्शन जोन। तो कोर में हमारे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है सन के अंदर। बाहर की लेयर, उसके बाहर की लेयर क्या होगा? रेडिएशन जोन। उसके बाहर की लेयर कन्वेक्शन जोन। यहाँ तक क्लियर? अब आ जाते हैं बाहर की तरफ। फोटोस्फीयर क्या थी? कोर और एटमॉस्फेयर के बीच की बाउंड्री थी, जिसे हमने क्या कहा था? फोटोस्फीयर। तो ये हो गई आपकी फोटोस्फीयर, ठीक है। इसी फोटोस्फीयर में हमें क्या मिलते हैं? छोटे छोटे सन स्पॉट्स। ये क्या है? सोलर फ्लेयर्स। अब सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं? सोलर विंड्स क्या होती हैं? सूरज से जो भी गरम गरम हवाएं चल रही हैं उसे हम बोलते हैं सोलर फ्लेयर्स, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर में ही बाहर की लेयर कौन सी है? क्रोमोस्फियर, है ना। फोटोस्फीयर के बाद कौन सी लेयर आती है? क्रोमोस्फियर। और एकदम बाहर की ये वाली लेयर क्या कहलाती है? कोरोना। अभी हमने देखा बाहर की लेयर एकदम क्या कहलाती है? कोरोना। जहाँ पे एटमॉस्फेयर सन का खत्म हो रहा है, एकदम आउटर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में अंदर की तरफ चलेंगे, सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? कोरोना। कोरोना से अंदर चलेंगे क्रोमोस्फियर, फिर आ जाएगी फोटोस्फियर,
जैसे ही आप फोटोस्फीयर में पहुंचे, इसका मतलब अब आप कहाँ एंटर करेंगे? कोर में। कोर में सबसे पहले एंटर करेंगे तो क्या मिलेगा? कन्वेक्शन जोन। उसके बाद कौन सा जोन मिलेगा? रेडिएशन जोन। उसके बाद अंदर क्या मिलेगा? कोर, जहाँ पे क्या हो रही है? न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन। समझ में आ गया होगा अच्छे से। चले आगे। सन स्पॉट्स कहाँ मिलेंगे? फोटोस्फीयर में। नाउ जो हमने कहा था कि सोलर इक्लिप्स जब होता है, देखो सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स कई तरीके का हो सकता है, टोटल हो सकता है, एनुलर हो सकता है, पार्शियल हो सकता है, कई टाइप का सोलर इक्लिप्स हो सकता है। हमें कोरोना कब दिखाई देता है? जब कंप्लीट सोलर इक्लिप्स होता है ना? कंप्लीट सोलर इक्लिप्स होता है तब हमें दिखाई देता है कोरोना। ठीक है, बाहर की लेयर, एकदम बाहर की लेयर हमें तब दिखाई देती है सन के अंदर। और कब होता है सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स द सन, मून एंड अर्थ आर इन अ स्ट्रेट लाइन। पूरी स्ट्रेट लाइन में हो जाते हैं, सन, मून एंड अर्थ तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, तब पड़ता है सोलर इक्लिप्स। ठीक है देखो ये है टोटल सोलर इक्लिप्स की कंडीशन, और इसमें हमें सन का जो कोरोना है, बाहर का एटमॉस्फेयर, एकदम बाहर की एटमॉस्फेयर की बाहर की लेयर, वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, चलो अब आते हैं सन के बाद में आती है हमारे पास प्लैनेट। सोलर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्लैनेट किसी स्टार के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, अपनी लाइट नहीं है, अपना प्रकाश नहीं है, किससे चलेगा? स्टार के प्रकाश से चलेगा। टोटल कितने प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के अंदर? तो 8 प्लैनेट्स हैं। अंदर वालों को बोलते हैं इनर प्लैनेट्स और बाहर वालों को बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। अंदर वाले प्लैनेट्स और बाहर वाले प्लैनेट्स यानी इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स में कौन कौन से आते हैं? तो एकदम शुरू से चलें, सबसे पहले हमने क्या देखा था? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स क्या कहलाते हैं? इनर प्लैनेट्स। इसके बाद वाले 4 प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून क्या कहलाएंगे? आउटर प्लैनेट्स। अब देखते हैं कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, डिस्टेंस के हिसाब से। इनर प्लैनेट्स हो गया। इनर प्लैनेट्स का एक और नाम ध्यान रखेंगे, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और रॉकी प्लैनेट्स। कैसे हैं? रॉकी हैं, नेचर में कैसे हैं? रॉकी हैं, चट्टान जैसे ठोस हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं रॉकी प्लैनेट्स, और उन्हें कहते हैं गैशियस प्लैनेट। ठीक है, आउटर प्लैनेट्स को क्या कहते हैं? गैशियस प्लैनेट। बड़े हैं इसलिए कहते हैं जाइंट प्लैनेट्स। और क्या कहते हैं? जुपिटर लाइक प्लैनेट्स। जैसा जुपिटर उसी की तरीके के, क्योंकि शुरुआत किससे हो रही है? जुपिटर से। ठीक है, ये सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं ये सन के चारों तरफ एक फिक्स पाथ में चक्कर लगा रहे हैं। पाथ कैसा है? इलिप्टिकल। दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड यानी कि इलिप्टिकल है, और इन्हें हम बोलते हैं ऑर्बिट, पहले बता चुकी हूँ। नाउ नाइट प्लैनेट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, करंट से रिलेटेड है। एक नाइट प्लैनेट भी खोजा है नासा ने जिसका नाम है कार्ला। तो कार्ला क्या है? नाइट प्लैनेट है। किसने खोजा है? नासा ने खोजा है। ठीक है ग्रह, प्लैनेट को कहेंगे ग्रह। ये डायग्राम पहले भी आप लोग देख चुके हैं, है ना? चलो पहला प्लैनेट और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सबसे पहला प्लैनेट है हमारे पास मरकरी। मरकरी यानी बुध, सबसे पास का है, सन के सबसे पास है, और स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। तो स्मॉलेस्ट है और सन के पास में है। इसका कोई सैटेलाइट नहीं है ना। सैटेलाइट क्या होता है? उपग्रह क्या होता है? प्लैनेट के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है उसे हम बोलते हैं सैटेलाइट। इसका अपना कोई सैटेलाइट नहीं है, जैसे अर्थ का अपना सैटेलाइट है क्या? मून। ठीक है, अब ये रोटेट करता है अपनी एक्सिस पर कितने दिन में? 58.65 अर्थ डेज में, जबकि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन। अब देखो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रहे हैं और सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व कर रहे हैं। रोटेशन यानी कि घूर्णन, रिवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण। तो हर एक प्लैनेट अपने अक्ष पर भी घूम रहा है और उसके साथ साथ सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगा रहा है। अपने अक्ष पर घूमने में कुछ समय लेता है जिसकी वजह से वहाँ पे दिन और रात होता है, और किसी सन के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है, जो परिक्रमण कर रहा है, उसकी वजह से सीजन्स बदलते हैं वहाँ पर। ठीक है, हर एक प्लैनेट, आगे हम देखेंगे कुछ प्लैनेट्स अपने एक्सिस पर टिल्टेड हैं, अपने एक्सिस पर झुके हुए हैं, यानी कि उनका जो अक्ष है वो एकदम सीधा नहीं है, झुका हुआ है, तिरछा है, टिल्टेड है। ठीक है, नाउ जो
मर्क्यूरी है वो अपने एक्सेस पर, यानी कि रोटेशनल टाइम है 58.65 अर्थ डेज, जबकि रिवोल्यूशन टाइम है 88 अर्थ डेज, है ना। और सनलाइट इसमें कितने समय में पहुंचती है? 3.2 मिनट में यहाँ तक पहुंचती है। क्यों? क्योंकि सूर्य के बहुत पास है। हमारे तक कितने में पहुंचती है? 8 मिनट समथिंग में, क्योंकि हम सूर्य से थोड़ा सा दूर हैं। इसका कोई प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट नहीं है लाइक ओजोन अराउंड इट टू प्रिवेंट अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन, यानी कि इसके पास ऐसा कोई एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट नहीं है जैसे हमारे पास में स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन प्रेजेंट है, जो सन से आने वाली जो हार्मफुल रेडिएशन है लाइक यूवी रेज, उनको क्या कर देता है? रोक देता है। इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, तो एब्सेंट है इसके पास ओजोन, और इसीलिए ये हैबिटेबल प्लैनेट नहीं है, क्योंकि सूर्य से अगर यूवी रेज आ गई और लोग वहाँ पे रहने के लिए पहुँच गए तो फिर वो वहाँ पर रह नहीं पाएंगे, डेथ हो जाएगी। नो नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग प्लैनेट आता है हमारे पास वीनस, और इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट इसरो बहुत अच्छा काम कर रहा है एंड दे आर प्लानिंग कि बहुत ही जल्दी हम भेजेंगे शुक्रयान मिशन, यानी कि वीनस को एक्सप्लोर करने के लिए एक मिशन भेजा जाएगा इंडिया की तरफ से भी, और वो इंडिया के लिए बहुत अच्छा मिशन माना जा रहा है। ठीक है, मार्स के बाद किसी दूसरे प्लैनेट को एक्सप्लोर करने के लिए हम मिशन भेज रहे हैं, दैट इज वीनस मिशन। नाउ वीनस क्या है? सेकंड प्लैनेट है डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन के बाद सेकंड आता है आपका वीनस यानी कि शुक्र, अर्थ के पास में है और अर्थ का बिल्कुल नेबर है। इट इज़ दी ब्राइटेस्ट प्लैनेट, बहुत चमकीला प्लैनेट है, बहुत तेज चमकता है। वीनस का भी कोई मून नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सारे प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। नाउ ऑल द प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स या सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम कहेंगे हम, सारे प्लैनेट्स जो सोलर सिस्टम में हैं उनका रिवोल्यूशन का डायरेक्शन सेम है, दैट इज वेस्ट टू ईस्ट, यानी उनका परिक्रमण का जो दिशा है वो सेम है, पश्चिम से पूर्व है सबकी। लेकिन सारे प्लैनेट्स की जो सोलर सिस्टम में है उनकी घूर्णन की दिशा सेम नहीं है। दो एक्सेप्शन है, पहला वीनस, दूसरा यूरेनस। ठीक है, नाउ केवल वीनस और यूरेनस हैं जो बैकवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं, कैसे रोटेट करते हैं? ईस्ट टू वेस्ट। नाउ हियर यू कैन सी, डेफिनेटली आपको इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास है वीनस, है ना, वीनस है, और इधर अगर हम देखें तो हमारे पास में है अर्थ। नाउ दिस इज द एक्सिस, स्ट्रेट होना चाहिए था अर्थ का एक्सिस, दैट शुड बी द एक्सिस, बट एक्सिस कैसा है? टिल्टेड है, 23.5 का एंगल बन रहा है, ये एक्सिस है। अब जो वीनस है उसका एक्सिस भी टिल्टेड है, बट उतना नहीं है। कितना है? 2.64 डिग्री, यहाँ 23, यहाँ पर 2.6, यानी अमाउंट ऑलमोस्ट 3 डिग्री, है ना। ये डायरेक्शन क्या है? वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या है? ईस्ट टू वेस्ट। ये कैसा कर रहा है? ईस्ट टू वेस्ट। ये रोटेशन करने में कितना टाइम लगाता है? एक चक्कर घूमने में कितना समय लगाता है? 23 घंटा 56 मिनट लगभग, ऑलमोस्ट। और ये कितना लगाता है? 243 डेज, यानी इसको एक चक्कर लगाने में इतना टाइम लग जाता है और अर्थ को एक चक्कर लगाने में कम समय लगता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसे घंटों में समय लग रहा है, इसे डेज में समय लग रहा है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, कितना समय लेता है, लेकिन एक रिवोल्यूशन करने में अर्थ कितना समय लेता है? अराउंड 365 डेज और कुछ आवर्स, है ना। वीनस कितना लेता है? 224 अर्थ डेज। कितना? 224 अर्थ डेज। इसका कोई सैटेलाइट इसका भी नहीं है, इसे हम अर्थ का ट्विन कहते हैं। क्यों? क्योंकि साइज शेप में ये अर्थ की तरह ही होता है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अर्थ सिस्टर, अर्थ की बहन भी कहते हैं, क्योंकि अर्थ के बिल्कुल पास में है, अर्थ के जैसा ही दिखता है। ऑल द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन में बहुत ह्यूज डिफरेंस है अर्थ में एंड वीनस में। ठीक है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है जिसे हम कहते हैं वीनस। नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो वीनस के बारे में आपको ध्यान रखनी है, इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार कहते हैं, ये बात ठीक है, यानी कि भोर का तारा और सांझ का तारा दोनों इसको कहते हैं। और वीनस
हॉटर है किसके कंपैरिजन में, मर्क्यूरी के कंपैरिजन में। कारण क्या है, इसके एटमॉस्फेयर में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड्स द ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, सन से आने वाली जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है, वीनस के एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो है बट उतनी नहीं है, हम दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, बट वीनस का जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। तो हो क्या रहा है उसकी वजह से कि जैसे ही सन की शॉर्ट वेव रेडिएशन, सन से जो रेडिएशन आती है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन जैसे ही वीनस पर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड पूरी आने देती है। लेकिन जो वीनस लॉन्ग वेव रेडिएशन छोड़ता है उस रेडिएशन को क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है। सो इन दिस वे इट गिव्स दी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, और इसके ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की वजह से वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है। क्लियर है। नो सनलाइट टेक 6 मिनट, अब 6 मिनट लेती है क्योंकि मर्क्यूरी के कंपैरिजन में ये थोड़ा क्या हो गया है, दूर हो गया है, तो 6 मिनट लेती है। डन है। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अर्थ आ गया। अर्थ को हालांकि हम सेपरेट और करेंगे, पर थोड़ा सा कुछ यहाँ पर भी देख लेते हैं। अब देखो जो अर्थ है थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन का, साइज में फिफ्थ है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है साइज में। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है वो हम अभी देखेंगे। एक्सिस ऑफ रोटेशन अर्थ का परपेंडिकुलर नहीं है उसके प्लेन ऑफ ऑर्बिट से, यानी जिस ऑर्बिट में वो चक्कर लगा रहा है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर एग्जैक्ट नहीं है, है ना। कैसा है, टिल्टेड है, झुका हुआ है। The earth is 23.5 degree tilted on its axis and thus makes degrees angle. The tilt is responsible for the change of seasons on the earth. The earth has only one moon. एक सैटेलाइट है। अर्थ कैसे रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट। इसे हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम लेता है, एक रोटेशन में कितना टाइम लेता है, ये सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ अर्थ के बारे में। अर्थ को हम और डीप में डिस्कस करेंगे। सनलाइट आने में कितना टाइम लेता है, 8.3 मिनट। सन से दूरी बढ़ती जा रही है। इनर प्लैनेट है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, रॉकी प्लैनेट है अर्थ। एक सैटेलाइट है मून। अर्थ हैज़ अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ ओजोन लेयर भी मिलती है अर्थ के चारों तरफ। एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में यानी कि समताप मंडल में क्या उपस्थित है, क्या उपस्थित है, ओजोन। क्या कर रही है, यूवी रेज को आने से रोक रही है। ठीक है, ये सारे कारण बनते हैं जिसकी वजह से अर्थ एक हैबिटेबल प्लैनेट है, अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हो पाई है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है मार्स यानी कि मंगल। चौथा प्लैनेट है सन से दूरी में, सेकेंड स्मॉलेस्ट है। ठीक है, सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। रेड प्लैनेट भी कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड मिलती है। क्या मिलती है, आयरन ऑक्साइड मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ की सरफेस का रंग कैसा है, लाल। द लैंड मास मार्स और अर्थ का बहुत सिमिलर है और इसीलिए हमने यहाँ पर मिशंस भी भेजे हैं। मंगल पर हमने मिशन भेज पाए हैं, हमारे लिए पॉसिबल हो पाया है। 24 घंटे 37 मिनट लेता है एक रोटेशन में अपने एक्सिस पर घूमने में, है ना, और 687 डेज लेता है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। एट द एंड ऑफ द सेशन, जब ये क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी, मैं आपसे पूछूंगी किस प्लैनेट ने रिवोल्यूशन बहुत ज़्यादा टाइम लिया और किस प्लैनेट ने रोटेशन बहुत ज़्यादा टाइम लिया। देन किसका सबसे कम था रिवोल्यूशन एंड रोटेशन, तो ध्यान से देखिए, है ना। चलिए, मार्स के दो सैटेलाइट हैं, एक का नाम है फोबोस, वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरे का नाम है डीमोस। तो फोबोस एंड डीमोस किसके सैटेलाइट हैं, मार्स के। ठीक, जल्दी से देख लेते हैं इसे डायग्राम में, आइए फटाफट देखते हैं। डायग्राम के अंदर ये है मार्स, रेड प्लैनेट। क्यों है, आयरन ऑक्साइड की वजह से। ठीक है, इसके दो सैटेलाइट्स मतलब इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे होंगे, तो देखो दिख रहा है, एक है फोबोस, दूसरा है डीमोस, ध्यान रखेंगे। ठीक, चले आगे। नेक्स्ट आ जाता है जुपिटर। नाउ अब हम बात कर रहे हैं आउटर प्लैनेट्स की। आउटर का मतलब गैसियस प्लैनेट, कैसे हैं, गैस लाइक प्लैनेट्स हैं। ठीक है, पहला आता है जुपिटर। लार्जेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का, यानी कि पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर। अब भी जस्ट हमने देखा था फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ दी सोलर सिस्टम। जल्दी से याद करिए क्या है, क्या था। इट इज मेड प्राइमरीली ऑफ गैसेस एंड दिस देयरफॉर नोन एज जाइंट गैस प्लैनेट, इसलिए हम इसे बोलते हैं बड़ा गैस का ग्रह।
इसे हम विंटर प्लैनेट भी कहते हैं। नाउ व्हाई विंटर प्लैनेट? विंटर प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ही कम देखने को मिलता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं विंटर प्लैनेट। इट टेक्स 9 आवर्स 55 मिनट एक रोटेशन को कंप्लीट करने में, और 11 साल लगभग लेता है एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में। देखो साल लगने लगे रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। अर्थ लेती है डेज, यहाँ पे लगने लगे हमें साल। शॉर्टेस्ट डे इन द सोलर सिस्टम, यहाँ पर शॉर्टेस्ट डे होता है। अब डे नाइट किसकी वजह से हो रहा था? रोटेशन की वजह से। ये रोटेशन में कितना समय ले रहा है? सिर्फ 9 घंटे 55 मिनट में ही अपने एक्सेस पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो इसकी वजह से ये शॉर्टेस्ट डे देखने को यहाँ पर मिलता है। तो सबसे कम रोटेशन टाइम मिल गया, सबसे ज़्यादा रोटेशन टाइम देख लो, सबसे कम रिवोल्यूशन टाइम और सबसे ज़्यादा रिवोल्यूशन टाइम। ठीक है, चले आगे। नाउ जुपिटर हैज़ अ फेंट रिंग सिस्टम अराउंड इट, यानी कि जुपिटर में हमें रिंग्स दिखाई देती हैं। चारों तरफ हमें क्या दिखाई देती हैं? उसके रिंग्स दिखाई देती हैं, है ना। दे आर मोस्टली कंप्राइज ऑफ डस्ट पार्टिकल। किससे बनी हुई है? डस्ट के पार्टिकल एक दूसरे के साथ में किसकी वजह से जुड़े? फोर्स की वजह से, है ना। फोर्स की वजह से जब अटैच हुए हैं एक दूसरे के साथ में तो क्या बना दिए? एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, जिसे जुपिटर के साथ में देखा जा सकता है। नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट, गैनीमेडी। वहाँ हमने कौन सा सैटेलाइट देखा था? फोबोस एंड डीमोस। यहाँ कौन सा देख रहे हैं? गैनीमेडी। ठीक है, किसका है? जुपिटर का। ठीक है, लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। ये जुपिटर का भी सैटेलाइट है और पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। ये कितना बड़ा है कि प्लैनेट से भी बड़ा है। मरकरी जो बुध ग्रह है उससे भी बड़ा साइज है इसका, गैनीमेडी का। तो एक सैटेलाइट जिसका साइज इतना बड़ा है। ठीक है, देखो जैसे ये है जुपिटर, उसके और भी प्लैनेट्स यहाँ पर हैं। बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जुपिटर के जो अब तक हम जान चुके हैं। बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जुपिटर के, बहुत सारे उपग्रह हैं जुपिटर के जो हम जान चुके हैं, जिसमें से गैनीमेडी इज वन ऑफ देम। ध्यान रखेंगे यूरोपा, ईओ, है ना। इसके अलावा सेलेस्टो पूछे नहीं गए हैं कभी, बस आपको थोड़ा सा गैनीमेडी याद रखना है किसका है और सबसे बड़ा सैटेलाइट। ये अक्सर पूछा गया है कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि डीमोस किसका सैटेलाइट है, फोबोस किसका सैटेलाइट है, गैनीमेडी किसका सैटेलाइट है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये किसके सैटेलाइट है। डन, चलिए। Saturn is the 6th planet from the sun and the second largest planet. तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा था? जुपिटर। सेकेंड कौन सा आया? सैटर्न। अर्थ कौन सा था? फिफ्थ। मैंने पिछले पूछा था अर्थ कौन सा है? फिफ्थ। इन द सोलर सिस्टम सैटर्न को हम बोलते हैं रिंग्ड प्लैनेट। इसके चारों तरफ कई सारी रिंग मिलती हैं, है ना। सैटर्न इज ओनली प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम जिसकी एवरेज डेंसिटी पानी से भी कम होती है, यानी कि सबसे कम डेंसिटी का प्लैनेट है सैटर्न, है ना। डेंसिटी इसकी कम है। नाउ 10 घंटे लेता है, 10.5 घंटे लेता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में, और अपने एक्सेस पर घूमने में लगभग 29 साल लेता है। एक सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में 29 साल लेता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, टाइटन क्या है? सैटेलाइट। किसका? सैटर्न का, शनि का। ठीक है, गैनीमेडी के बाद ये सबसे बड़ा सैटेलाइट है। ठीक, सबसे बड़ा गैनीमेडी, उसके बाद टाइटन। इन द सोलर सिस्टम इट इज ओनली मून इन द सोलर सिस्टम with clouds as the dense planet like the atmosphere, यानी कि इसके clouds बहुत dense हैं, इतने dense हैं कि planet like atmosphere देता है ये। देखो यहाँ पर ये रहा सैटर्न। क्या कहते हैं सैटर्न को? देखो पिक्चर्स इसलिए रखी हैं कि जब भी कभी आपके सामने सवाल आए, है ना, तो पिक्टोरियल जो आपका प्रेजेंटेशन होता है, इमेज होती है, वो हमारे दिमाग में जल्दी बैठ जाती है और हमें रिकॉल करने में आसानी रहती है। तो सैटर्न को क्या कहते हैं? रिंग्ड प्लैनेट। यहाँ पे रिंग बनी हुई है, देखो रिंग बनी हुई है। ठीक है, अब सैटर्न के सैटेलाइट्स टाइटन और भी हैं, ध्यान कोई रह जाए तो रख लेना, नहीं रहे तो टाइटन तो ध्यान रखना है। डीमोस, फोबोस, टाइटन,
गैनिमेडी क्या है, सैटेलाइट है। कौन सा किसका है ये भी ध्यान रखना है, किसके सैटेलाइट्स हैं, किसके सैटेलाइट नहीं है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब आ जाता है नेक्स्ट प्लैनेट जिसका नाम है यूरेनस। अब जो यूरेनस है 7th प्लैनेट है सन से, और ये नेकेड आइज से नहीं देखा जा सकता, बहुत दूर हो गया अर्थ से, हम यहीं से देखते हैं, नेकेड आइज से नहीं दिखेगा। कैसे रोटेट करता है, ईस्ट टू वेस्ट, है ना। तो रोटेशन इसका और वीनस का सेम है, लेकिन इसका और अदर प्लैनेट्स का रोटेशन सेम है क्या, नहीं। डायरेक्शन सेम है क्या, नहीं। रिवोल्यूशन सेम है क्या, यस। यूरेनस इज इंक्लाइंड ऑन इट्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 98 डिग्री, अभी अपने एंगल पर 98 डिग्री इंक्लाइंड है। अभी हम देखेंगे कैसे, अदर जो आपके प्लैनेट्स हैं सबका इंक्लिनेशन आपको दिखाऊंगी। अभी 2 का दिखाया था आपको, वीनस का और अर्थ का, अब सारे का देखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन मेजर गैसेज हैं जो इसके एटमॉस्फेयर में हमें मिलती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड किसके में मिल रही थी, वीनस के में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है बहुत कोल्ड है ड्यू टू इट्स ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सूरज से बहुत दूर है। तो सूर्य से दूर मतलब रोशनी, मतलब लाइट, मतलब रेडिएशन, मतलब एनर्जी कम मिलेगी। दिस प्लैनेट्स अपीयर ग्रीनिश इन कलर, अब कैसा दिखाई देता है, हरे रंग का। रेड कौन दिखाई देता है, मार्स, क्यों दिखाई देता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से। ब्लू कौन दिखाई देता है, अर्थ, क्यों, इतना सारा पानी होने की वजह से, ठीक है। अब ग्रीनिश कौन दिखाई देता है, हरा कौन दिखाई देता है, यूरेनस, क्यों भाई, क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन प्रेजेंट है, ठीक है। क्या प्रेजेंट है, मीथेन। यूरेनस ऑल्सो हैज रिंग्स एंड 27 सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स भी हैं और रिंग्स भी इसके अंदर हमें देखने को मिलते। तो ऑलमोस्ट जो आउटर प्लैनेट हैं हमें सबके अंदर रिंग्स देखने को मिल रही हैं, और रिंग्स किसकी बनी है, डस्ट पार्टिकल की, धूल के कणों की। धूल के कण जब आपस में एक्यूमुलेट होकर के उन्होंने क्या बना ली है, रिंग्स। यूरेनस फर्स्ट प्लैनेट है टू हैव बीन डिस्कवर्ड बाय द यूज ऑफ टेलीस्कोप, पहली बार टेलीस्कोप से हमने इसको डिस्कवर्ड किया था, तो ये पहला प्लैनेट है। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा कि पहला जो आपका प्लैनेट है नाम क्या है, मरकरी। इसका एक्सिस देखिए, कोई टिल्ट नहीं है, नो टिल्ट। वीनस में हमें टिल्ट दिखाई देता है, कितना है, देखो ये 177 डिग्री वो है कि अगर हम ऑर्बिट के साथ में देखते हैं, ये बात ध्यान रखना है ना। यहाँ पर टिल्ट हमें बहुत थोड़ा सा दिखाई देता है, 2 डिग्री के आसपास टिल्ट। यहाँ पर कितना टिल्ट है, अर्थ का 23 डिग्री के आसपास, मार्स का 25 डिग्री के आसपास, जुपिटर भी टिल्टेड है 3 डिग्री, लगभग 3 डिग्री। ये कितना, सैटर्न 27 डिग्री, अर्थ है 23 डिग्री, ये 27 डिग्री टिल्ट। यूरेनस 98 डिग्री, ऑलमोस्ट 98 डिग्री, ठीक, और नेपच्यून 28 डिग्री। तो यूरेनस क्योंकि 98 डिग्री टिल्टेड है, यानी एक्सेस होना चाहिए, ये एक्सेस है कैसा, ऐसा, इट इज़ लाइक दिस, इस तरीके से है। तो ये जो रिवॉल्व करता है और रोटेट करता है एक ही एरिया दिखाई देता है ना। तो ऐसा लगता है जैसे ये स्क्रॉल कर रहा है, गोल गोल रिंग लाइक घूम रहा है, ऐसा महसूस होता है, ठीक। नेक्स्ट आता है नेपच्यून, 8th प्लैनेट है सन से, 16 आवर लेता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में, और लगभग 165 ईयर लेता है रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे सन से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, रिवोल्यूशन टाइम बढ़ता जा रहा है। दूर होते जाएंगे तो आप देखिए ना, पाथ बड़ा होता जा रहा है, पास में रहेगा तो पाथ छोटा रहेगा। इट इज कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम बिकॉज इट इज फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम दी सन, से सबसे ज़्यादा दूर है तो सबसे ठंडा है। नाउ नेक्स्ट आते हैं डॉफ प्लैनेट, एक प्लूटो के अलावा और भी बहुत सारे प्लैनेट हैं जो डॉफ प्लैनेट्स कहलाते हैं। जो प्लैनेट्स की डेफिनेशन को कंप्लीट नहीं कर पाए, जो ग्रह की परिभाषा को कंप्लीट नहीं करते हैं, ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ को जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं, उन्हें कह देते हैं डॉफ प्लैनेट। ध्यान ये रखिएगा कि बोने ग्रह भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, प्लैनेट्स की तरह ही हैं, लेकिन कोई एक आध पैरामीटर है प्लैनेट्स बनने का जो कंप्लीट नहीं करते हैं, जो फुलफिल नहीं करते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं डॉफ प्लैनेट। जैसे टाइनी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के,
कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जो सन के चारों तरफ घूम रही है सेल्फ ग्रेविटी में एंड राउंड शेप की है, उसे हम कहते हैं डॉर्फ प्लैनेट। इट शुड नॉट बी अ सैटेलाइट, वो सैटेलाइट नहीं होना चाहिए, यानी किसी ग्रह के चारों तरफ चक्कर ना लगा रहा हो, बल्कि सूर्य के ही चारों तरफ चक्कर लगा रहा हो, जैसे सिरस, प्लूटो या प्लूटो, होमिया, मेकमेक, एरिस, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? डॉर्फ प्लैनेट के। तो ध्यान रखेंगे सैटेलाइट के एग्जाम्पल कौन से हैं और डॉर्फ प्लैनेट के एग्जाम्पल्स कौन से हैं। ठीक है, चलो ये देखो सारे के सारे आपको यहाँ पर हैं, ध्यान रखेंगे। मैकमैक, इधर के एक सेकेंड, ये है पहला मैकमैक, होमिया, एरिस, सिरस, प्लूटो, क्या है ये? डॉर्फ प्लैनेट। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, हाँ बिल्कुल लगाएंगे। नेक्स्ट आता है एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड को हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, यानी कि जो ग्रह हैं लेकिन ग्रह बन सकते थे बट बन नहीं पाए, उन्हें हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। एस्टेरॉइड आर स्मॉल रॉकी सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो डॉर्फ प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, यस। प्लैनेट्स लगाते हैं, यस। एस्टेरॉइड्स लगाते हैं, यस, है ना। लाइक अदर प्लैनेट्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स, इन्हें हम माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। लार्जर एस्टेरॉइड्स आर कॉल्ड प्लैनेटॉइड्स, यानी कि जो बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स होते हैं, बड़े एस्टेरॉइड है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लैनेटॉइड्स। ठीक, दीज आर फाउंड इन बिटवीन द प्लैनेट्स मास एंड जुपिटर। मास और जुपिटर के बीच में मिलते हैं, उस बेल्ट को बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। और इनका डायमीटर एस्टेरॉइड का होता है 100 किलोमीटर से लगभग टू द साइज ऑफ पेबल, पेबल के साइज तक वेरी कर सकते हैं। देखो अब आते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट, कहाँ दिखाई दे रही है? ये रहा जुपिटर और ये रहा मार्स, और इसके बीच में है एस्टेरॉइड बेल्ट। ये क्या है? एस्टेरॉइड बेल्ट। यहाँ पे जो भी हमें सेलेस्टियल बॉडीज मिलेंगी उसे हम क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड्स। एक और हमें यहाँ पर मिलती है कुपियर बेल्ट। कहाँ कहाँ मिलती है? नेपच्यून के बाहर, किसके बियॉन्ड? नेपच्यून के बियॉन्ड मिलती है कुपियर बेल्ट। देखेंगे हम इसको भी आगे, ठीक है। चलो अब आ जाता है कॉमेट्स। ठीक, अनदर सेलेस्टियल बॉडी जिसे हम कह रहे हैं हमारे यूनिवर्स में मिलती है, उसे हम कहते हैं कॉमेट्स। नाउ कॉमेट्स क्या होते हैं? सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो देखो ऑल आर द पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। एस्टेरॉइड, कॉमेट्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, सब किसके पार्ट हैं? सोलर सिस्टम के। क्यों? क्योंकि भाई सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं इसीलिए। बट देयर ऑर्बिट्स आर इरेग्युलर। एस्टेरॉइड का ऑर्बिट फिक्स है, एस्टेरॉइड बेल्ट है वहां पर मिल रहे हैं। प्लैनेट्स का ऑर्बिट फिक्स है, यानी कि पाथ, सन के चारों तरफ चक्कर लगाने का पाथ फिक्स है, कॉमेट का नहीं है। ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, लौट के चक्कर सन का ही लगाना है, लेकिन एक फिक्स पाथ नहीं है। क्लियर है? बात समझ में आई? समटाइम्स दे गेट वेरी क्लोज, कभी कभी बहुत क्लोज हो जाते हैं, पेरीहिलियन, और कभी कभी बहुत दूर हो जाते हैं। These are generally found in कुपियर बेल्ट। कहाँ मिलते हैं? कुपियर बेल्ट। कुपियर बेल्ट कहाँ मिलती है? नेपच्यून के बियॉन्ड। ठीक है, दे ट्रेवल टूवर्ड्स द सन, और सन की तरफ ट्रेवल करते हैं। बेस्ट नोन कॉमेट्स, हेलीज कॉमेट। कौन सा है क्या कॉमेट? हेली। appears once in every 76 years. The Halley's comet was seen last in 1986. तो Halley's क्या है? कॉमेट है। कॉमेट क्या होता है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है बट कोई फिक्स पाथ उसका नहीं है, इरेगुलर पाथ है। ये देखिए आ रहा है कॉमेट, कहाँ की तरफ चलता है? टुवर्ड्स दी सन चलता है। क्लियर है? चले आगे, क्लियर हो रहा होगा। अब नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट सेलेस्टियल बॉडी, दैट इज मीटियोर। ठीक है, अब द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड दी सन, ये भी किसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है? सन के। सब कुछ सन के चारों तरफ घूम रहा है, देखो नेचर अलग अलग है। ठीक है, नाउ क्या कहते हैं उन्हें? मीटियोरॉइड्स कहते हैं। दे आर रिमूव्ड पीसेस ऑफ रॉक्स मेनली फ्रॉम दी एस्टेरॉइड बेल्ट। तो जो एस्टेरॉइड बेल्ट है उससे कुछ रॉक के पीसेस अलग हो गए, उन्हें हमने नाम दे दिया मीटियोरॉइड्स, और सन के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। ना तो कॉमेट है, ना एस्टेरॉइड है, ना प्लैनेट है, ना सैटेलाइट है, फिर भी कोई सेलेस्टियल बॉडी थी जो हमें यूनिवर्स में, सोलर सिस्टम में दिख रही थी, उसे हमने नाम दे दिया मीटियोरॉइड। ठीक है,
दे आर कॉल्ड मीटियोरॉइड बिफोर दे एंटर इनटू आवर एटमॉस्फेयर। तो जब तक ये एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं करते हैं, तब तक हम इन्हें कहते हैं मीटियोरॉइड। क्या कहते हैं इन्हें? मीटियोरॉइड। कैसे? ये देखो, ये है अर्थ, बना के दिखाती हूँ आपको। ये है अर्थ और अर्थ के ऊपर है अर्थ का एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की सबसे बाहर की लेयर मान लेते हैं एक्सोस्फीयर, उसके बियॉन्ड क्या है? स्पेस, है ना। तो जब ये स्पेस में है कौन? मीटियोर, तब इसे क्या कह रहे हैं हम? मीटियोरॉइड, है ना। तब कह रहे हैं मीटियोरॉइड। अब जब ये एंटर करते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर तो कैसे आते हैं? बहुत तेजी के साथ में अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या कर रहे हैं? एंटर कर गए हैं। बट मोस्ट ऑफ देम आर बर्न्ड व्हेन दे एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर। और जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं क्या करने लगते हैं? जलने लगते हैं, बर्न्ड होने लगते हैं। ठीक, जलने लगेंगे तो क्या देंगे? लाइट, ल्यूमिनेसेंस देंगे ना, लाइट देंगे। एंटर करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऊपर की लेयर कैसी है? आयनोस्फीयर। बहुत सारे क्या हैं? आयन्स। एटमॉस्फेयर में जैसे ही एंटर करता है क्या करने लगेगा? जलने लगेगा। आफ्टर एंटरिंग इनटू अवर एटमॉस्फेयर दे आर कॉल्ड एज मीटियोर्स। तब उन्हें क्या कहते हैं? मीटियोर। तो मीटियोरॉइड आया स्पेस से, अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करा, नाम क्या पड़ा? मीटियोर। एटमॉस्फेयर से क्रॉस करके अर्थ की सरफेस में क्या करा? हिट कर गया। अर्थ की सरफेस में क्या कर गया? हिट कर गया, टकरा गया, नाम क्या पड़ गया? मीटियोराइट। अब जब टकराएगा अर्थ की सरफेस से, बड़ा सा पत्थर है ना, रॉकी बॉडी है, बड़ा सा पत्थर है, अर्थ की सरफेस से टकराएगा तो ऐसे थोड़ी ना, सरफेस में गड्ढा करेगा। गड्ढा करेगा तो क्या बना देगा? लेक। नाम क्या पड़ गया? मीटियोरॉइड लेक। ठीक है, चलो देखते हैं जल्दी से। Pieces do not burn fully and they fall on the earth and make craters. क्या बना देते हैं? क्रेटर्स, यानी कि गड्ढे। जैसे कि मीटियोर क्रेटर इन नदर्न एरिजोना एंड लेक लुनार। लेक लुनार बनी कहाँ पर? बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। कैसे बनी? कोई मीटियोर आया होगा, अर्थ की सरफेस से टकराया होगा, टकरा करके गड्ढा करा होगा, गड्ढा बना, गड्ढे में पानी भर गया, बन गई क्या? लेक। ठीक है, क्लियर है। तो मीटियोरॉइड जब सरफेस पर अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं पहुंचा है, देखो यहाँ पे डायग्राम से आपको समझ में अच्छे से आएगा। नाउ मीटियोरॉइड क्या है? रॉकी और मेटेलिक फ्रेगमेंट है किसी एस्टेरॉइड का, कॉमेट का या प्लैनेट का। एस्टेरॉइड रॉकी बॉडी है, स्मॉलर देन अ प्लैनेट दैट ऑर्बिट्स द सन। मीटियोरॉइड जब फ्रेगमेंट, मीटियोर फ्रेगमेंट ग्राउंड पर पहुंचता है, अर्थ की सरफेस पर पहुंचता है, ये देखो आ रहा है, ये हिट कर रहा है। जब हिट कर देगा तो हम उसे क्या बोलते हैं? मीटियोराइट। ठीक है, ऊपर एटमॉस्फेयर में तो क्या कह रहे हैं? मीटियोर। और जब कहाँ पे है? स्पेस में है, तो क्या कह रहे हैं? मीटियोरॉइड। ठीक है, ध्यान रखेंगे तीनों में डिफरेंस। अब आ जाते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या है भाई? जो प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। कैसे लगाएगा? वेस्ट टू ईस्ट। एटमॉस्फेयर हैव नो एटमॉस्फेयर एंड वाटर। ना एटमॉस्फेयर होता है, ना यहाँ पर पानी है। चंद्रमा पर ना एटमॉस्फेयर है, ना पानी है। पहला सैटेलाइट अर्थ का आया मून। ठीक, अब मून कहाँ पर लोकेटेड है? इतनी दूरी पर लोकेटेड है अर्थ से। कितना समय लगता है इसको अपने रोटेशन में? रोटेशन भी कर रहा है, रिवोल्यूशन भी कर रहा है। ठीक है, The moon is the fifth largest natural satellite in the solar system। और natural satellite कौन कौन से? Ganymede, Phobos, Deimos, Titan, ये सब क्या है? natural satellite। Light which is reflected by the moon will reach the earth in just 1.25 सेकेंड में पहुंच जाती है, क्योंकि मून बहुत पास में है अर्थ के। अर्थ से स्मॉलर है एंड इट हैज़ 1/6 ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से इसका ग्रेविटेशनल पुल यानी गुरुत्वाकर्षण बल भी कम है। तो पृथ्वी से छोटा है, गुरुत्वाकर्षण बल कम है, पृथ्वी के पास में है। अपोलो 11 पहला मैन्ड मिशन था जो लैंड किया मून पर, और इसे भेजा गया था नासा के द्वारा। ठीक है, देखो ये है मून, ऑर्बिट कर रहा है, अर्थ के चारों तरफ भी चक्कर लगा रहा है। और अर्थ किसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है? सूरज के। ठीक है, और ये अपने एक्सेस पर भी क्या करता है? घूमता है। ठीक,
अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके दिए हुए हैं, मैं आपको नोट शेयर कर दूंगी, एक बार इनको याद कर लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर देखें हॉटेस्ट प्लैनेट तो वीनस, मैंने बता दिया। उसके बाद अगर हम देखें मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किसे कहते हैं, तो वीनस को ही कहते हैं। बिगेस्ट सैटेलाइट सोलर सिस्टम का गैनीमेडी, सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सैटेलाइट कौन सा है, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसको एक बार देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा। आज का हम इतना ही रखते हैं। सोलर सिस्टम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें कवर कर दी है, अच्छे से वीडियो को देखिएगा 3-4 बार, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अर्थ के बारे में, तब तक इतना तैयार कर लीजिए, बिकॉज नेक्स्ट टॉपिक जब हम शुरू करेंगे तो पहले इसके MCQs करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।